आज जो टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे, द टॉपिक इज कॉल्स इन अरियर। ठीक है, अभी तक हम लोग इशू एट पार कर चुके हैं, इशू एट प्रीमियम कर लिए। कॉल्स इन अरियर उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। इसको क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि अगर मान लो कोई पार्टी डिफॉल्टर हो गया, जिसने मेरे को कोई एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया, तो वो पेमेंट जो ड्यू रह जाता है उस पेमेंट को बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। अभी रीड करते हैं तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। It often happens that some shareholders fail to pay the amount of allotment or call when it becomes due. This is known as calls in arrear. There are two methods to deal with calls in arrear. पहला तरीका है without opening calls in arrear account. ये जो चीज है इसको बड़े ध्यान से समझना। अपने को क्वेश्चन में कभी कभी बोल देता है कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किए बिना एंट्री पास करो, कभी कभी बोलेगा कि कॉल्स इन अरियर का अकाउंट ओपन करके एंट्री पास करो। अपने को दोनों पता होना चाहिए। तो अगर कॉल्स इन अरियर का अकाउंट ओपन बोलता है कि मत करो, तो इसमें क्या होगा? Under this method, there is no need to open calls in arrear account. In such case, the actual amount received from the shareholder is credited to calls account, and the call account will show a debit balance equal to the unpaid amount of the call. ये इंग्लिश में उतना नहीं समझ में आ रहा है, अभी इसका जर्नल एंट्री देखेंगे एक एग्जांपल से तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अभी खाली एक बार रीड कर ले रहे हैं इसको। On a subsequent date, when unpaid amount is received, then bank account is debited and the relevant call account is credited. यानी इसका बोलने का मतलब ये है कि जब जितना रुपया मिला एक बार उसका एंट्री कर लो, और जो रुपया नहीं मिला उसका अभी कोई एंट्री नहीं करेंगे, बाद में जब मिलेगा तब उसका एंट्री करेंगे। यही वो बोलना चाहता है। और अगर हम लोग को कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना है तो अंडर दिस मेथड कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज ओपन and this account is debited when some amount of allotment or call is not received. मतलब बोलने का मतलब है अगर मेरे को मान लो 100 रुपया मिलने वाला था, 80 रुपया मिला, तो 80 रुपया तो हम लोग लिख देंगे बैंक अकाउंट में 80 रुपया, और 20 रुपया जो नहीं मिला वो लिखेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 20 रुपया। फिर 2 अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट लिख देंगे जो भी होगा। यानी इस तरह से एंट्री पास होगा। जितना रुपया मिला वो बैंक में, जो नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर में। वही बोलना चाह रहा है, देखो क्या बोल रहा है। Under this method, calls in arrear account is opened and this account is debited with some amount of allotment or call which is not received. On the later date, when the arrear amount is received, then bank account is debited and calls in arrear account is credited. यानी जब मेरे को बाद में ये 20 रुपया मिल जाएगा तब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। या हाँ बोल। वापस बोलेंगे, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा पूरा। अच्छा बता, वापस कहाँ से बोलना है बताओ। वहां तक ठीक है, चलो एक बार दोबारा समझते हैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट का फंडा क्या है। अंडर दिस मेथड कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज ओपनड एंड दिस अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन सम अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट या कॉल इज नॉट रिसीव्ड। तो मान लो अज्यूम करते हैं कि अलॉटमेंट में हमको 100 रुपया मिलने वाला था, 20 रुपया नहीं मिला, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 80 रुपया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 20 रुपया टू अलॉटमेंट। और फिर बाद में जब मेरे को फ्यूचर में ये 20 रुपया मिलेगा तब हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। आया समझ में? 20 रुपया का अमाउंट यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर कर देंगे हम। वही लिखा है देखो, ऑन लेटर डेट व्हेन द अरियर amount is received, bank account is debited and calls in arrear account is credited. अब यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा फंडा। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये कि क्या दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो लिखा है, सपोज एक्स लिमिटेड मेड अ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 per share on its 10,000 shares. One shareholder holding 500 shares did not pay the first call. तो फर्स्ट कॉल में 2 रुपया करके जो मांगा था 10,000 शेयर पे, उसमें कोई एक पर्टिकुलर बंदा था जिसके पास 500 शेयर था, उसने ये फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया। बट व्हेन कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 per share,
he paid all his arrears. फिर बाद में जब कंपनी ने 3 रुपया करके फाइनल कॉल मांगा तो ये 500 शेयर होल्डर वाला जो बंदा है वो 5 रुपया पेमेंट कर दिया, 3 रुपया अभी का और 2 रुपया पहले का। अब मेरे को दिखाना है कि दोनों केस में इसका एंट्री कैसे होगा। तो पहले देखते हैं when calls in arrear account is not opened. So without opening calls in arrear, जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तब एंट्री होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। व्हेन ओपनिंग कॉल्स इन अरियर है तो भी यही एंट्री होगा। देखो पहला एंट्री दोनों का सेम, तो ड्यू एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां भी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। उसके बाद बोल रहा है जब फर्स्ट कॉल मेरे को मिलेगा तो यहां पर जितना रुपया मिला बस उसी का एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 रुपया टू शेयर फर्स्ट कॉल 19,000 रुपया। जो नहीं मिला उसका कोई एंट्री नहीं करना है। पर जब हम लोग कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करते हैं तब एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 रुपया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया जो नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 रुपया। फिर फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री सेम रहेगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 रुपया यहाँ पर भी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 रुपया। जब रिसीव का समय आएगा तो यहाँ पर इस बार मेरे को 30,000 और पुराना 1,000 31,000 रुपया मिला, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 रुपीज टू शेयर फाइनल कॉल का अकाउंट में 30,000 रुपया, और फर्स्ट कॉल का जो नहीं मिला था वो आ गया टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,000 रुपया। पर जब हम लोग कॉल से नरियर अकाउंट ओपन करेंगे तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 रुपीज टू शेयर फाइनल कॉल 30,000 रुपया टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 1,000 रुपया। इज इट क्लियर? देखो एकदम बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। आई थिंक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं भैया। हमेशा कोई डाउट? नहीं सर। ओके देखो, whether the calls in arrear account is opened or not, the amount of calls in arrear is shown as deduction from the amount of subscribed but not fully paid on the equity and liability side of the balance sheet। ये भी बैलेंस शीट देखेंगे तब समझ में आएगा। This account is closed when the amount of arrear is received or relevant shares are forfeited। ये forfeited अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं तो अभी इसमें माथा नहीं लगाते। नेक्स्ट कम टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर क्या हो रहा है, तुमको मैंने जनवरी में पैसा मांगा, तुम मेरे को बोल रही हो सर जनवरी में नहीं हम आपको जुलाई में देंगे पैसा। जुलाई में जब आप दूसरा इंस्टॉलमेंट लेने आओगे तो हम साथ में दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली तुमने डिले किया है तो आई विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम यू। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। तो वही देखो क्या लिखा है, the company is authorized to charge interest on calls in arrear at a specified rate mentioned in its article from the due date to the date of actual payment। तो कितना दिन का काउंट होगा, ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट तक का दिन का इंटरेस्ट चार्ज होगा। बट इफ द आर्टिकल इज साइलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन थ्योरी में आ जाता है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बना है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग किसको फॉलो करेंगे, तो फिर कंपनी लॉ का दिया हुआ अपना खुद का एक टेबल एफ है वो फॉलो होगा। तो वही लिखा है देखो, बट इफ द आर्टिकल्स आर साइलेंट टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 of the Companies Act 2013 shall be applicable, according to which interest shall be charged at the rate not exceeding 10% per annum। Very important, यानी मैक्सिमम इंटरेस्ट जो मैं चार्ज कर सकता हूं वो है 10% पर annum, उससे ज्यादा नहीं। However, the directors have a right to waive the payment of such interest wholly or in part। डायरेक्टर्स लोगों के पास पावर है, वो लोग चाहे तो किसी का इंटरेस्ट माफ कर सकता है या फिर इंटरेस्ट को रिड्यूस भी कर सकता है। ये डायरेक्टर्स लोग के हाथ में ये पावर है। 10% से ज्यादा अपने चार्ज कर नहीं सकते और डायरेक्टर्स लोग चाहे तो उसको कम भी कर सकता है या माफ भी कर सकता है, दोनों ऑप्शन। देखते हैं एंट्री कैसे होगा।
तो क्या लिखा है? द जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग The journal entries for recording interest on calls in arrear are as follows. Number 1, on making due, जब interest on calls in arrear को due करना है तब क्या होगा? देखो, on making due the interest on calls in arrear, entry होगा sundry members account debit to interest on calls in arrear account. और उसके बाद जब हम लोग को इंटरेस्ट मिल जाएगा तो हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। और ये इंटरेस्ट क्योंकि मेरा कमाई है, ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इज इट क्लियर? हाँ सर। ओके, अब आता है कंसेप्ट ऑफ यूज ऑफ कैश बुक। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कैश बुक बनाने बोलता है। तो अपने अभी तक जितना भी जर्नल एंट्री सीखे हैं उसमें हम लोग सारा एंट्री पास करते थे, ड्यू का भी और रिसीप्ट का भी। पर अगर कैश बुक बनाने बोलेगा ना तो हम लोग खाली ड्यू का एंट्री पास करेंगे, रिसीव का एंट्री जो कैश से रिलेटेड मैटर है या बैंक से रिलेटेड मैटर है वो एंट्री का जर्नल एंट्री नहीं होगा, उसका डायरेक्टली कैश बुक में पोस्टिंग होगा। अभी ये एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा। देखो बोल रहा है अ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस। इफ अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू प्रिपेयर कैश बुक इन द क्वेश्चन, entries for cash transaction must be recorded in the cash book and those transactions which are not related with cash are recorded in the journal। यानी जर्नल में सिर्फ वो एंट्री होगा which are not related with cash। यानी बोलने का मतलब है सारे ड्यू और ट्रांसफर का एंट्री, ड्यू का एंट्री आएगा, ट्रांसफर का एंट्री आएगा। और कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता है? अगर कॉल्स इन अरियर हो जाए तो उसका एंट्री नहीं होता है। तो यही 3 एंट्री होता है जो कैश से रिलेटेड नहीं होता है। तो ये 3 एंट्री जो है इसका हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे और बाकी सब जो रिसीव से रिलेटेड है वो सारा कैश बुक में जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखो, चंद्रा लिमिटेड इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 5%। पेमेंट वेर मेड एज फॉलोज: 25 रुपया एप्लीकेशन, 45 रुपया अलॉटमेंट, 35 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यानी अलॉटमेंट में 40 रुपया नॉमिनल वैल्यू और 5 रुपया हो गया अपना प्रीमियम। तो 25 और 40 65, 65 और 35 100 रुपया। ठीक है, हिसाब मिल गया। द एप्लीकेशंस फॉर 14,000 शेयर्स वे रिसीव। तो हम लोग बेचना चाहते हैं 15,000 शेयर, एप्लीकेशन मिला है सिर्फ 14,000। एंड ऑल वेर एक्सेप्टेड, all the money were duly received except the first and final call on 200 shares। तो सबका पैसा मिल गया, खाली फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा 200 शेयर पे नहीं मिला। बोल रहा गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द कैश बुक ऑफ द कंपनी। तो अभी अपने लोग को मेंटली पहले जर्नल एंट्री पास करना है। देखो जब भी कैश बुक बनाने आएगा तब तक हम लोग का जर्नल के ऊपर पूरा कमांड आ जाना चाहिए, नहीं तो करना दिक्कत हो जाएगा। हम लोग को मेंटली पहले जर्नल एंट्री पास करना होगा। तो अपने पास 14,000 शेयर का सब्सक्रिप्शन मिला है, तो पहला जर्नल एंट्री जो मेंटली होगा वो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 14,000 शेयर पे 25 रुपया करके। ठीक है, तो 14,000 शेयर इंटू 25 करेंगे तो 3,50,000 कुछ आ जाएगा। तो हम लोग को ये एंट्री कैश बुक में दिखाना है। तो कैश बुक में कैसे दिखाएंगे? कैश बुक में आ जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,50,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो कैश बुक में आएगा वो है अलॉटमेंट जो मिलेगा उसका एंट्री। तो अलॉटमेंट में कितना था? 45 रुपया करके था। तो 14,000 इंटू 45 करके देख लो कितना होता है। तो 14,000 इंटू 45 तो 6,30,000 रुपया आ जाएगा। और लास्ट मेरे को जो पेमेंट मिलना है वो कितना मिलेगा? वो मेरे को मिलेगा 35 रुपया करके मिलेगा, पर उसमें 200 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा। तो यानी मेरे को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 13,800 शेयर पे 35 रुपया करके। तो 13,800 इंटू 35 करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा, ये आ रहा है 4,83,000। यहाँ करके देखते हैं, 13,800 इंटू 35 तो ये आ गया 4,83,000। ठीक है, तो वही 4,83,000। तो पैसा जो जो मिला उसका एंट्री पहले कैश बुक में कर लिए, बाई बैलेंस सीडी आ गया 14,63,000।
अब एक एक करके ट्रांसफर और ड्यू एंट्री करेंगे। तो ट्रांसफर एंट्री क्या है? पहला एंट्री है प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3.5 लाख रुपया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 14,000 शेयर पे 45 रुपया करके मिला, जिसमें नॉमिनल वैल्यू होगा 14,000 इंटू 40 और रिजर्व में जाएगा 14,000 इंटू 5। तो 14,000 इंटू 45 हो गया 6,60,000 रुपया। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,60,000 रुपया। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 14,000 इंटू 5। उसके बाद फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,90,000 रुपया। उसके बाद जो सेकंड कॉल में अपने को 200 शेयर का पैसा नहीं मिला, जो कॉल इन अरियर हो गया, उसका एंट्री। तो कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 35 रुपया करके 200 शेयर पे पैसा नहीं मिला, वो 7,000 रुपया यहाँ पर आ जाए। क्लियर? समझ में? सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है उसमें पूरा 14 का ये लेंगे ना? नहीं, 14 14। कौन सा? ये वाला एंट्री क्या? हाँ सर, प्रेफरेंस है हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ड्यू तो पूरा 14 पे लेंगे, ड्यू में कोई दिक्कत नहीं। ड्यू लेंगे पूरा 14,000 शेयर इंटू 35 रुपए। उसके बाद मेरे को 13,800 का पैसा मिल गया, 200 का पैसा नहीं मिला, तो जो पैसा नहीं मिला उसका जर्नल एंट्री हो। यानी एकदम दिमाग में फिक्स कर लो कि क्या क्या चीज का जर्नल एंट्री करना है। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन का, उसके बाद जितने भी ड्यू एंट्री है उसका, उसके बाद अगर कोई कॉल इन अरियर है तो उसका। ये 3 का जर्नल एंट्री हो, और बाद बाकी जो जो पैसा रिसीव हो रहा है वो सारा कैश बुक में जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। ओके, अब देखना है कि इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, कौन सी नरियर वाला चीज। तो सबसे पहले देखो हम लोग बैलेंस शीट जैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट ऑफ चंद्रा लिमिटेड एज एट क्या हो जाएगा? रोमन 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखेंगे, नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर। पहला आएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 दे देंगे, अभी ये अमाउंट नहीं पता मेरे को। नंबर बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये नोट नंबर 2 दे देंगे, इसका भी अभी अमाउंट पता नहीं है। फिर नंबर 2 में आएगा असेट, असेट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये फिगर तो हम लोग को बैंक से मिल गया था, कैश बुक से, तो लिख देंगे नोट 3 देके 14,63,000 रुपए। इंपॉर्टेंट है इसके नीचे जो नोट बनेगा वो कैसे बनेगा। तो इसको देखो, इसका नियम है अथराइज्ड कैपिटल तो लिखना ही पड़ेगा, चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो। तो सबसे पहले लिखेंगे नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, उसके अंदर अथराइज्ड नहीं दिया है, ब्लैंक छोड़ देंगे। डैश नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, यहाँ डैश कर देंगे। इशू कितना किए? 15,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, तो 15 लाख रुपया का इशू हुआ। पर इशू हम लोग करने से कोई फायदा नहीं है, पब्लिक का खरीदना भी जरूरी है। तो 15,000 में पब्लिक सब्सक्राइब किया था 14,000 शेयर के लिए, जिसमें 13,800 शेयर का पूरा पैसा मिल गया और 200 शेयर का पूरा नहीं मिला। तो इसको हम लोग सब्सक्राइब्ड को 2 हेडिंग में बांटेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, और दूसरा हेडिंग है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। तो जो फुल्ली पेड अप है उसमें लिखेंगे 13,800 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 13,80,000 रुपया। नॉट फुल्ली पेड अप में लिखेंगे 200 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, जो 20,000 रुपया आना चाहिए था, बट उसमें से लेस कर देंगे कॉल इन अरियर 7,000 रुपया जो नहीं आया। तो हाथ में कितना आया? सिर्फ 13,000 रुपया आया। तो टोटल मेरे पास अभी कितना रुपया आया है कैपिटल के नाम पे? वो आया है 13,80,000 जो फुल्ली पेड है, और 13,000 रुपया जो नॉट फुल्ली पेड है। एडअप किए तो 13,93,000 रुपया है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में लिखे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो आ गया 70,000 रुपये। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक 14,63,000 रुपये। ये नोट को फिर ऊपर में हम लोग पोस्टिंग कर देंगे। यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल में 13,93,000 रुपया, रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दिए 70,000 रुपया, टोटल आ गया 14,63,000 रुपया। इज इट ओके? कॉल इन अरियर को कैसे दिखाना है बैलेंस शीट में पूरा क्लियर है? हाँ सर। साक्षी? हाँ भैया। ओके, चलो नाउ कॉल्स पेड इन एडवांस। अभी जैसे कॉल्स इन अरियर था, अभी नेक्स्ट टॉपिक है पेड इन एडवांस। एडवांस में क्या होता है? सपोज मान लो मेरे पास जनवरी में तुम अलॉटमेंट का पैसा मांगने आए। अब मेरे को पता है कि नेक्स्ट जब कॉल का पैसा तुम मांगने आओगे, आज से 4 महीना 5 महीना बाद, मैं शायद इंडिया छोड़ के 2 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ।
तो मैं शायद पेमेंट करने के लिए यहाँ ना रहूं, तो मैं कंपनी को बोलूंगा कि देखिए मैं तो बाहर जा रहा हूँ, आप एक काम करिए पूरा पेमेंट मेरे से अभी ले लीजिए, बाद में आप जब ड्यू करेंगे, कॉल का ड्यू आएगा तो मैं शायद नहीं रहूंगा, तो फिर मेरा शेयर फॉरफिट हो जाएगा, बेटर ऑप्शन आप पूरा पैसा मेरे से अभी ले लो। इसको बोलते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस। ठीक है, तो शेयर होल्डर में समटाइम्स पे अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट not yet called upon his shares in order to save himself the trouble of paying different calls at different times. Thus, the amount of future call is received in advance by the company. According to Section 50 of the Companies Act 2013, such amount of calls in advance can be accepted by the company only when it is so authorized by the Article of Association. देखो ये सब थ्योरी के लिए जरूरी है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा प्रोविजन है कि मैं एडवांस में पैसा ले सकता हूं तो ही लेना अलाउड है, वरना नहीं, वरना हम लोग अलाउड नहीं करेंगे। When the amount of calls in advance is received, it is credited to a newly opened account called calls in advance account. ठीक है, तो जब भी हम लोग ऐसा एडवांस में पैसा लेंगे तो एक नया अकाउंट खुलेगा जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, नरेशन कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस। Calls in advance account is shown on the equity and liability side of the balance sheet under the main head current liabilities and subhead other current liability। यानी इक्विटी और लाइबिलिटी के अंदर में पहले आएगा करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर में एक सबहेड आएगा अदर करंट लाइबिलिटी, उसमें हम लोग ये कॉल्स इन एडवांस को दिखाएंगे। In future, when the call is made by the directors, the following entry will be passed. Share call account debit to share capital, ये तो ड्यू एंट्री हो गया। जब पैसा मिलेगा तो जिसने मुझे एडवांस में पैसा दे दिया उसका तो पैसा आएगा नहीं, तो मेरे को मान लो यहाँ पर शेयर कॉल में 100 रुपया मिलने का बात, बट किसी ने 20 रुपया एडवांस में दे रखा है, तो अब मेरे को यहाँ सिर्फ 80 रुपया ही मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 80 रुपया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 20 रुपया, टू शेयर कॉल 100 रुपया। इस तरह से हम लोग को एंट्री करना। इज इट ओके? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जैसे हम लोग कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट लेते हैं वैसे कॉल्स इन एडवांस पे हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। The amount received as calls in advance is a debt of the company, यानी कंपनी के लिए ये एक तरह से कर्जा है, लाइबिलिटी है। इसीलिए देखो बैलेंस शीट में भी हम लोग इसको करंट लाइबिलिटी में दिखाते हैं। It is liable to pay interest on calls in advance from the date of receipt till the date when call is due for payment. Generally, the article of the company specifies the rate at which interest is payable. However, if the article is not contains such rate, then table F of schedule 1 of the Companies Act shall be applicable, which leaves the matter to the interest on calls in advance, which leaves the matter to the board of directors subject to a maximum rate of 12% per annum। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, हम लोग लेते समय 10% मैक्सिमम है, पर देने के समय 12% मैक्सिमम। यानी अगर कॉल्स इन अरियर लेना होगा तो 10% पर एनम इज द मैक्सिमम रेट, पर अगर कॉल्स इन एडवांस देना है तो 12% पर एनम का मैक्सिमम रेट हो जाएगा। इट इज टू बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एज सच द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पेएबल इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। प्लीज मार्क कि अगर प्रॉफिट नहीं भी है तो भी कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह का कर्जा है। No dividend is payable on calls in advance since the amount of calls in advance is not a part of share capital। तो अगर कोई बोलेगा हम तो आपको एडवांस में पूरा रुपया दे दिए तो मेरा शेयर तो फुल्ली पेड अप हो गया तो आप मेरे को डिविडेंड दीजिए, ऐसा नहीं होता। तुमने जो एडवांस दिया है रुपया वो एक तरह से तुमने मेरे को लोन दिया है, पर शेयर फुल्ली पेड अप तभी होगा जब हम उसका ड्यू एंट्री पास करेंगे, यानी जब हम कॉल ड्यू करेंगे तभी उस एडवांस को कॉल के अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ही डिविडेंड मिलेगा, उसके पहले नहीं। तो यानी या तो हमको डिविडेंड मिल सकता है या इंटरेस्ट, जितने दिन वो
शेयर के साथ एडजस्ट नहीं हुआ, पेड अप नहीं हुआ, तब तक मेरे को ब्याज मिलेगा। और जिस दिन वो शेयर में पेड अप हो गया उस दिन से ब्याज मिलना बंद हो जाएगा, फिर डिविडेंड मिलेगा। जर्नल एंट्री क्या करेंगे? तो जर्नल एंट्री देखो क्या है, ऑन मेकिंग ड्यू द इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस। अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जब ड्यू होगा तब एंट्री करना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स, और फिर ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, एकदम सिंपल एंट्री। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर, क्योंकि इंटरेस्ट इस बार हम लोग का खर्चा है, सन्ड्री मेंबर्स को क्रेडिट करेंगे, और फिर जब उनको इंटरेस्ट पे करेंगे तो सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये जो इंटरेस्ट पेमेंट हुआ ये खर्चा है तो पीएल अकाउंट में चला जाएगा, तो एंट्री हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। Note, if the rate on calls in advance is not mentioned in the question, it will be 12% per annum. तो अगर रेट कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम लोग 12% पर एनम का रेट अज्यूम करके सम्स करेंगे। अब ये एक इलस्ट्रेशन देखो, इससे क्लियर हो जाएगा। मॉडर्न लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each पेबल एज फॉलोज। 2.5 रुपया एप्लीकेशन का 1 मई को, 2.5 रुपया अलॉटमेंट का 1 जुलाई को, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का 1 अक्टूबर को, and 3 रुपया सेकंड कॉल का 1 फरवरी को। All these shares were subscribed and amount received. Mr. A, who had 200 shares, paid the amount of first and second call with the allotment. यानी मिस्टर ए जिसके पास 200 शेयर है वो फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। यानी अलॉटमेंट में मेरे को कितना रुपया एक्स्ट्रा मिला ये साइड में लिख लो तो इजी रहेगा। 200 शेयर पे मेरे को 2 और 3 5 रुपया करके मेरे को अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का और 3 रुपया सेकंड कॉल का, यानी 1000 रुपया कहीं ना कहीं मेरे को अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा मिला जो कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। नेक्स्ट, मिस्टर बी हु हैड 500 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल विद द फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में मेरे को 500 शेयर पे 3 रुपया एक्स्ट्रा मिला। तो ये जो 1500 रुपया मेरे को एक्स्ट्रा मिला इस पे मेरे को कितना महीना का ब्याज देना है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 महीना का ब्याज देना है। ठीक है, और यहाँ जो 1000 रुपया एक्स्ट्रा मिला इसको ब्रेकअप करना पड़ेगा। 1000 रुपया में 2 रुपया यानी 400 रुपया और 600 रुपया। तो 400 रुपया तो मेरे को जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना का ब्याज देना पड़ेगा। और ये 600 रुपया पे मेरे को कितना का देना पड़ेगा? जुलाई से लेके फरवरी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीना का ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 600 रुपया पे मेरे को 7 महीना का ब्याज देना पड़ेगा और ये 1500 रुपया पे 4 महीना का ब्याज देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मंथ वाला कैलकुलेशन? किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो इसीलिए क्या होता है, हाँ बोलो। कंपनी चाहे तो इंटरेस्ट नहीं दे सकता है? नहीं, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, नहीं देने का ऑप्शन नहीं है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो कंपनी डिसाइड करेगा। कंपनी का अगर आर्टिकल में लिखा है कि हम तो 6% का ही रेट देंगे तो ठीक है, फिर 6% का देगा। मैक्सिमम 12% है, ठीक है, मिनिमम का कुछ नहीं है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज पेएबल ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस वाज पेड ऑन 1 फरवरी। तो सारा का एक साथ कैलकुलेट करके 1 फरवरी को इंटरेस्ट पे करेंगे। कंपनी क्लोजेस द बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री तो एकदम सिंपल है, 10,000 शेयर है, फटाफट हो जाएगा। तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 2.5, ठीक है, 10,000 इंटू 2.5 तो 25,000। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 25,000। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 25,000 रुपया। फिर हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट में 25,000 रुपया मिलने का था और 1,000 रुपया मेरे को अलॉटमेंट में एडवांस मिला था। तो 25 + 1 26,000 रुपया टोटल मिला। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस।
नरेशन कैसे लिखेंगे? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2.5 पर शेयर एंड कॉल्स इन एडवांस ऑन 200 शेयर्स एट द फ्रॉम मिस्टर ए एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर। उसके बाद फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री। तो फर्स्ट कॉल में कितना रुपया मिलने का था? 2 रुपया करके मिलने का था। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2 20,000 रुपया हो गया। फिर इसमें पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पर मिस्टर ए का 200 शेयर का ऑलरेडी मेरे को 2 रुपया करके मिल चुका है, 400 रुपया एडवांस में मिल चुका है। तो मेरे को जो 20,000 रुपया मिलने का बात है खाली 19,600 रुपया मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,600 रुपया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 400 रुपया, टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 रुपया। उसके बाद 1 अक्टूबर को ही मेरे को कुछ रुपया कॉल्स इन एडवांस भी मिला है। कौन सा मिला है? 500 शेयर पे 3 रुपया करके कॉल्स इन एडवांस मिला है। तो उसका और एक एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस 1,500 रुपया। हम लोग चाहते तो इन दोनों को मर्ज भी कर सकते थे, यहाँ पर बैंक में डायरेक्टली 19,600 प्लस 1,500 दिखा देते, पर क्या हो जाता है वो थोड़ा सा क्या होता है स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो बेटर ऑप्शन होता है इसको अलग से एक एंट्री पास कर। ये तो यहाँ पर क्या होगा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, एक साथ कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो बैंक टू कॉल्स इन एडवांस 1,500 रुपये। उसके बाद सेकंड कॉल का ड्यू एंट्री होगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 रुपया। फिर अपने को मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मेरे को ऑलरेडी 800 शेयर पे मिल चुका है, मिस्टर ए का 200 शेयर और मिस्टर बी का 500 शेयर। 800 शेयर पे हमको सेकंड कॉल का पैसा मिल चुका है। तो 3 रुपया करके, सॉरी 700 शेयर, 800 नहीं, 200 और 500 700 शेयर। तो 700 शेयर पे 3 रुपया करके एडवांस ले चुके हैं हम। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2,100 रुपया। तो 30,000 मिलने का बात था, 2,100 रुपया नहीं मिलेगा, बाद बाकी हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 27,900 रुपये। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं लोग 1 फरवरी को। तो इंटरेस्ट मैंने बता ही दिया कैसे कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स 114 रुपया आया, अभी देखेंगे कैसे कैलकुलेट हुआ। फिर सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिट टू बैंक और फिर पीएल स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। 114 रुपया कैलकुलेट कैसे हुआ? 400 रुपया अ शेयर होल्डर ऑन ₹400 फॉर 3 मंथ्स 12 रुपया आया। फिर 600 रुपया पे 7 महीना का 42 रुपया आया और 1,500 रुपया पे 4 महीना का 60 रुपया आया। तो ये तीनों को एडअप किए तो 114 रुपया आया और वही 114 रुपया ऊपर में लिखा हुआ। क्लियर? हाँ मैम। was all about calls in arrear and calls in advance। ठीक है, calls in arrear में इतना ही सीखना था, calls in advance में इतना ही सीखना था। अभी 1-2 क्वेश्चन में तुम लोग को पिक भेज दूंगा, उसको प्रैक्टिस कर लेना, एंट्रीज ऐसा ही है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में जाएंगे प्रो राटा, जिसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद 4 फीचर करेंगे। ठीक है, तो अभी क्लास को यही एंड करते हैं। मैं तुम लोग को कुछ एग्जांपल भेज देता हूँ, वो प्रैक्टिस कर लेना। ओके भैया। चलो बाय बाय। बाय सर।